फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रीति। आज आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन की सेकेंड क्लास है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने स्टार्टिंग की पिट्यूटरी, पैनक्रियास, पीनियल, थाइमस और एड्रिनल कवर किया था। एड्रिनल में हमने दो पार्ट्स करने थे जिसमें से कॉर्टेक्स किया था। आज बारी है एड्रिनल मेडुला की। तो आज पहले ब्रीफली लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज एड्रिनल मेडुला हमने पढ़ना है। इसके बाद हमारा आएगा थायराइड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। एड्रिनल मेडुला के बाद थायराइड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, देन सेक्स ग्लैंड्स पे आ जाएंगे एंड लास्ट इज जीआईटी और अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वाले पार्ट्स आएंगे या फिर अदर पार्ट्स में भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अगर मैं बात करूं तो इट इज डायरेक्टली अंडर नर्वस कंट्रोल, ये नर्वस कंट्रोल के लिए डायरेक्ट अंडर कंट्रोल काम करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर इससे नेक्स्ट पार्ट हम बात करें तो इसी को कहते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन और इमरजेंसी ग्लैंड, और इनकी हार्मोन्स होती हैं एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, या फिर इसी को कहते हैं एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, इसके बाद दीज आर कंपोज्ड ऑफ एड्रिनल मेडुला मेनली कंपोज्ड ऑफ अमाइन ग्रुप और हार्मोन्स ऑफ अमाइन ग्रुप आर collectively known as कैटेकोलामाइन्स। इन्हें हम कैटेकोलामाइन्स भी कहते हैं। These are mainly based on, ये बेस्ड होती हैं 3F फैक्टर पे। 3F फैक्टर इज फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ये इस पे काम करती है। अगर मैं आपको बताऊं फियर, फाइट एंड फ्लाइट, तो इमरजेंसी हार्मोन, आप जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं, सारे मुझे देख रहे हैं, मैं अभी यहां से आपको डरा तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए जाएं जिससे ये बात समझ में आ रही, क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये शाम के टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो रात के टाइम अगर आप देख रहे हैं और जिस कमरे में बैठे हैं उसकी खिड़की की तरफ एक बार नजर घुमा के देखिए। ऐसा तो नहीं कोई आपको देख रहा है? दिखा? ध्यान से देखना, देखते ही आपको ऐसा लगेगा कोई एक लेडीज खड़ी है रैप इन वाइट साड़ी। ठीक है, इमेजिनेट करने की कोशिश करो, ध्यान से बार बार खिड़की की तरफ देखना और ऐसे या तो छत पे चले जाओ, एक बार छत के राउंड मार के आइए जहां पे आपको ऐसा लगता हो कि नहीं कुछ है। दैट इज फियर, अपने आप आएगा। ठीक है, फियर के बाद फिर आएगा, नहीं मैम तो ऐसे ही मजाक कर रही है, मैम तो कैमरे के उस पार है, हमें कहाँ से देख रही हैं। दैट इज फाइट, ये वर्ड हमारे आएगा, फाइट चल रहा है, नहीं। फिर धीरे से क्या करोगे, मैं तो आपको देख नहीं रही, लेकिन फिर भी आप ये अपना फोन लोगे और धीरे धीरे अपनी मम्मी के पास जाके बैठे मिलोगे, जहाँ पे सारे बैठे हैं, कान में अपना है ईयरफोन लगा रखे होगे, सारे सोचेंगे पढ़ाई तो कर ही रहा है बच्चा, कोई बात नहीं हमारे पास बैठ के पढ़ लेता है। लेकिन ये नहीं पता पेरेंट्स को कि बच्चा जो कर रहा है वो ये इमरजेंसी हार्मोन के निकलने की वजह से कर रहा है। अंदर से डर आ गई, डर की वजह से डटा तो रहा लेकिन वो ज्यादा समय तक डट नहीं पाया, इसलिए वहां से ये भाग गए। दैट इज, ये तीन कंडीशंस हमारी बॉडी में हमेशा आती हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब बॉडी इमरजेंसी पे जाती है तो ऑटोमेटिक फियर, फाइट और फ्लाइट, ये कंडीशन कभी भी आप कभी देख लो। कोई एग्जाम्पल, जैसे आप एटलीस्ट क्लास में आए और आते ही मेरी क्लास में आए और आते ही धड़ाधड़ मैंने कहा कॉपी बंद करिए और फटाफट सुनाना स्टार्ट करो, तुरंत दिमाग में हाय ये तो बताया भी नहीं था इसने और पूछना शुरू कर दिया। दैट इज फियर। फिर दिमाग में आता है, बगल वाला कहेगा नहीं नहीं मुझे याद है, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन फिर दिमाग चलेगा भाग तो सकते नहीं क्लास से, तो एक्सक्यूज बनाएंगे, हम इस क्लास में आए नहीं थे, ऐसा हो गया था, मतलब सारा मुंह बना के खड़े हो जाना। तो ये कंडीशंस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और कभी कभार खड़े होते ही सारी चीजें भूल जाती हैं, तो ये सारा इमरजेंसी हार्मोन का फंक्शन है।
हार्मोन इज एड्रेनलिन या फिर नॉन एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन, कुछ भी कह सकते हैं। इट मेनली एक्ट एज स्टिमुलेटर्स, ये स्टिमुलेटर का काम करते हैं। हमने कहा था डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ये जो नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है ये हमारी बात कर रहा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं सिंपैथेटिक की बात करूं तो इट इज ऑलवेज स्टिमुलेटर एंड पैरासिम्पैथेटिक इज ऑलवेज इनहिबिटर। बच्चे जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखेंगे। सिंपैथेटिक हमेशा स्टिमुलेट कराता है और पैरासिम्पैथेटिक हमेशा इनहिबिट कराता है। बट इन केस ऑफ डाइजेशन, खाने की केस की अगर आपसे बात की जाए तो सिंपैथेटिक एक्ट एज स्टिमुलेटर की जगह क्या हो जाएगा, इनहिबिटर, और पैरासिम्पैथेटिक इज एक्ट एज स्टिमुलेटर। मतलब इंक्रीज सलाइवेशन पैरासिम्पैथेटिक, डिक्रीज सलाइवेशन सिंपैथेटिक, बट इंक्रीज इन हार्ट रेट सिंपैथेटिक, डिक्रीज इन हार्ट रेट पैरासिम्पैथेटिक। तो यही है हमारा एड्रिनल मेडुला, ये ध्यान रखना है, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में काम करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसमें नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड एंड पैराथायराइड। आज बहुत ज्यादा नहीं करना है, हमने थोड़े से टॉपिक्स कवर करने हैं, हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपनी आती है थायराइड। हमने एड्रिनल मेडुला कंप्लीट कर लिया, अब थायराइड ग्लैंड की बारी। थायराइड की बात करते हैं तो इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन, ये एंडोक्राइन का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लेकिन एंडोक्राइन के लार्जेस्ट ग्लैंड के साथ साथ अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी तो आपसे कहा जाएगा लीवर। ठीक है, अब थायराइड की अगर बात करते हैं तो थायराइड होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इट इज बाइलोब्ड इन स्ट्रक्चर। अटैचमेंट की अगर बात करते हैं तो दोनों लोब अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थैमस। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिस लोब्स आर प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट अराउंड ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के अराउंड सिचुएट करते हैं। क्लियर आया? इसी थायराइड पे जो छोटे छोटे पार्ट दिखेंगे दैट इज नोन एज पैराथायराइड ग्लैंड। जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करते हैं और इसको कट करते हैं इनको हम फर्दर पार्ट्स में, बीच में यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। सेल्स आर देयर, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा सेल। छोटे वाले सेल को कहते हैं फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, और बड़े वाले सेल को कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। छोटे वाले को फॉलिकुलर और बड़े वाले को पैराफॉलिकुलर। फॉलिकुलर सेल से निकलती है थायरोक्सिन और पैराफॉलिकुलर सेल से निकलती है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, अब हमें इंडिविजुअल पढ़ना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन और क्या क्या थायरोकैल्सिटोनिन के है। बट एक बात याद रखेंगे, थायरोकैल्सिटोनिन का जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है दिस इज पैराथार्मोन, पैराथार्मोन मतलब पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन। मैं पहले इसी को क्लियर करा देती हूं क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। थायरोकैल्सिटोनिन का जो फंक्शन होता है, कहते हैं इन सिंपल से कैल्सिफिकेशन इन बोन्स, कैल्सिफिकेशन इन बोन्स एंड डीकैल्सिफिकेशन इन ब्लड। बोन्स में कैल्शियम को बढ़ाना और ब्लड में कैल्शियम को कम करना किसका फंक्शन है? थायरोकैल्सिटोनिन का। इसका मतलब पैराथार्मोन का फंक्शन उल्टा हो गया, दैट इज इसका फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीज कैल्शियम इन बोन्स या ब्लड, यस इट्स ब्लड, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड एंड डिक्रीज कैल्शियम इन बोन्स। बस ये फंक्शन याद रखना और आपका पैराथार्मोन्स क्लियर रहेगा। साथ में पैराथायराइड की अगर सिक्रीशन कम हुई, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, अगर पैराथार्मोन की सिक्रीशन कम होती है, हाइपोसिक्रीशन होता है, डिसीज इज नोन एज टिटैनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने लिखा है जब पैराथार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा और बोन्स में कैल्शियम बढ़ेगा।
बोन्स में कैल्शियम बढ़ेगा, और ब्लड में कम होना टिटेनी, और अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो गई तो सारा बोन्स का कैल्शियम ब्लड में चला जाएगा और बीमारी हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस। ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है। नॉर्मली सिक्रीशन अगर कम हुई तो टिटेनी, और सिक्रीशन अगर ज़्यादा हुई तो उसे बुलाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये तो थी बात थायरोकैल्सिटोनिन की। एक बार फिर से सुनना, थायरोकैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कैल्सिफिकेशन इन बोन्स एंड डीकैल्सिफिकेशन इन ब्लड। इसके जस्ट एंटागोनिस्टिक पैराथार्मोन काम करता है कैल्सिफिकेशन इन ब्लड एंड डीकैल्सिफिकेशन इन बोन्स। अगर पैराथार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और बोन्स में बढ़ेगा। डिसीज इज नेम्ड एज टिटेनी। लेकिन अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल राइज कर जाएगा और बोन्स का भी कैल्शियम ब्लड में चला जाएगा। डिसीज इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली फीमेल्स में प्रेजेंट होता है आफ्टर मेनोपॉज, जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, फीमेल्स में ये हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं और इनके बोन्स का कैल्शियम सारा ब्लड में आ जाता है। बोन्स बिकम फ्रेगाइल, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, इजीली ब्रेकेबल, छोटे से झटके से ही ये टूट जाएंगे। तो पैराथार्मोन क्लियर हो गया, पैराथार्मोन और इसकी डिसीजेस यही साथ साथ कर लिया। अब बारी है हमारे थायरॉक्सिन की। चलिए देखते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, थायरॉक्सिन फॉलिकुलर सेल से रिलीज करता है और ये बना है टायरोसिन अमीनो एसिड प्लस आयोडीन से, दोनों को मिला के बना है। टायरोसिन अमीनो एसिड जब हम नॉर्मली जेनेटिक कोड के कोड्स करते हैं वहां पर आता है टायरोसिन अमीनो एसिड और आयोडीन। हमें बाहर से आयोडीन लेनी होती है, तब जाके दोनों मिलके क्या बनाते हैं, थायरॉक्सिन। अब इसमें कहते हैं मोनोआइडो, T1, T2, T3, T4, मोनोआइडोटायरोसिन, डाईआइडोटायरोसिन, ट्राईआइडोटायरोसिन एंड टेट्राआइडोटायरोसिन। ठीक है, अगर इनकी बात की जाती है इसका मतलब थायरॉक्सिन इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। थायरॉक्सिन पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होता है। और अगर आपसे इसके फंक्शन की बात करें बच्चे तो फंक्शंस ध्यान रखेंगे। पहला फंक्शन इसमें अगर हम बात करते हैं, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। इनकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराता है। दूसरा अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो कैलोरोजेनिक इफेक्ट, कैलोरोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है हमारी बॉडी में कैलोरीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी मेंटेन कराता है। इट ऑल्सो रेगुलेट आर BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कराते हैं, हमारी कैलोरोजेनिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कराते हैं, साथ में हमारे मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को भी कराते हैं। क्लियर आ गया। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको हटा दूं और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाए तो मेन फंक्शन तो अभी बाकी रह गया, क्या, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है फ्रॉग्स में जो टैडपोल लार्वा होते हैं, दैट इज टैडपोल। टैडपोल एडल्ट कब बनता है, जब इसको थायरॉक्सिन मिलती है। अगर इसको थायरॉक्सिन नहीं मिली तो टैडपोल बिकम इन लार्वल स्टेज, लार्वा का लार्वा रह जाएगा, ये बड़ा नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना, मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए, BMR को रेगुलेट करने के लिए, कैलोरोजेनिक इफेक्ट के लिए और हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन निकलती है ये एसेंशियल है। अगर इसकी सिक्रीशन कम या ज़्यादा हुई, सिक्रीशन कम या ज़्यादा, अगर सिक्रीशन दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, छोटे बच्चे की अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों में होती है क्रिटिनिज्म,
छोटे बच्चों में क्रिटिनिस। बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, कह सकते हैं उसमें ब्रेन कैपेसिटी आयोडीन की कमी की वजह से, प्रेगनेंसी में अगर मदर ने आयोडीन ढंग से नहीं लिया है तो बच्चे के अंदर बीमारी क्रिटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म से होगी पहली। और एडल्ट में आपसे बोले तो माइक्सोडेमा, माइक्सोडेमा इज ऑल्सो नोन एज गुल्स डिसीज, गुल्स डिसीज कहते हैं। नॉर्मल बीएमआर हमारा कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा। थर्ड डिसीज इज हाशिमोटो डिसीज, हाशिमोटो डिसीज, हाशिमोटो डिसीज आपने सुन रखा होगा या फिर 12th में आपने पढ़ा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वहीं पर आता है। इफ थायराइड ग्लैंड एक्ट एज एंटीजन, अगर ये एंटीजन की तरह बिहेव करने लगेगा तो अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा और खुद की सुसाइड करवा लेगा, सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड। तो यहाँ पर हाशिमोटो डिसीज का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए मैक्सोडेमा, हाशिमोटो एंड लास्ट इज सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर की अगर आपसे बात की जाए तो लेस इनटेक ऑफ आयोडीन, लेस इनटेक ऑफ आयोडीन, मेनली हिमालयन रीजन में ये डिसीज ज्यादा होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, बच्चों के अंदर जो डिसीज होती है वो क्रिटिनिज्म, बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। बड़ों में अगर बीएमआर कम हो जाए, बीपी कम हो जाए तो माइक्सोडेमा गुल्स डिसीज कहलाती है। अपना खुद की थायराइड अगर सुसाइड कर ले दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाशिमोटो डिसीज कहलाता है। एंड सिंपल ग्वाइटर मेनली इन हिमालयन रीजन, अगर हमने आयोडीन लेस इनटेक कर रखा है तो ये डिसीज होगी, मतलब इनके ऊपर कोई डिसीज नहीं है। और अगर सिक्रीशन ज्यादा हो गई दैट इज हाइपर सिक्रीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो डिसीज का नाम है एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर, आंखों का बाहर आ जाना, आई बॉल बिकम प्रोड्यूस्ड आउट। अगर सिक्रीशन ज्यादा होगी तो थायरॉक्सिन ज्यादा होगी, आंखों के पीछे जो म्यूकस बनता है वो ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा। इट क्रिएट्स अ प्रेशर, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिस प्रेशर की वजह से आई बॉल बिकम प्रोड्यूस्ड आउट, आंखें बाहर निकल के चली आती हैं। तो ये हमारा था थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड के बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है सेक्स ग्लैंड, दैट इज सेक्स हार्मोन्स। नेक्स्ट करते हैं, नोट करिए सेक्स ग्लैंड, जो कि आपको रिप्रोडक्शन में भी पढ़ना है अभी, इसलिए हम केवल यहाँ पे हार्मोनल फंक्शन देखेंगे, ज्यादा डीप स्टडी उसकी नहीं करेंगे। सेक्स ग्लैंड या गोनैड्स, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ गोनैड्स। देखो बच्चे, सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। गोनैड्स में दो बात आती है, वन इज मेल एंड नेक्स्ट इज फीमेल। हालांकि हमें इसे रिप्रोडक्शन में डीपली पढ़ना है, इसलिए केवल यहाँ पे हार्मोन्स देखेंगे। मेल की अगर बात करते हैं तो मेल के पास प्रेजेंट होती है टेस्टिस और फीमेल के पास होती है ओवरी। टेस्टिस में फॉर्म होता है स्पर्म और ओवरी में फॉर्म होता है ओवा। ये तो कॉमन है, सबको पता है। मेल की टेस्टिस का जो मेन हार्मोन होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, या फिर इसी को बुलाते हो एंड्रोजन। सिक्रीटेड फ्रॉम, कहां से सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड फ्रॉम, देखो ग्लैंड इज टेस्टिस, लेकिन सिक्रीट कहां से करेगा? लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। कहां का? सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, in between seminiferous tubules some cells are present named as Leydig cell which mainly secrete male hormone testosterone, या फिर इसी को कहते हैं एंड्रोजन। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है टेस्टिस, टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, स्पर्म की फॉर्मेशन कराता है। द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा अगर आपसे टेस्टिस पूछे तो टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, गैमेट बनाने की वजह से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। इट्स सिचुएटेड इन स्क्रॉटम, ये कॉमन है क्योंकि आप मेनली क्रैश की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमन टर्म्स हैं जो हमें पता है।
फीमेल में ओवरी और ओवरी ओवा रिलीज करती है। इनके भी दो हार्मोन्स आते हैं, वन इज नोन एज एस्ट्रोजन एंड नेक्स्ट इज नोन एज प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन 14th डे से पहले FSH रेगुलेट कराता है एस्ट्रोजन को और LH रेगुलेट कराता है प्रोजेस्ट्रॉन को। These two are ovarian hormone and these two are pituitary hormone. It released from, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो ब्रेन से आता है, ये रिलीज करता है इन थीका इंटरना, थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जबकि ये रिलीज करता है रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से, रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल नेम्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बुलाते हैं। जब 14th डे के बाद ओवुलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड करता है, रैप्चर्ड करने के बाद एग रिलीज्ड आउट कर जाता है, जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बचता है उसको ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम बुलाते हैं। ये येलोइश कलर बॉडी होती है जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती है। प्रोजेस्ट्रॉन इज एक्ट एज एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज इट हेल्प इन थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग में हेल्प कराता है। क्लियर आ गया? दो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। 14 डे से पहले और 14th के बाद थीका इंटरना से ये रिलीज करेगा जिसको FSH रेगुलेट कराता है और LH रेगुलेट किसको कराने के लिए आया है? प्रोजेस्ट्रॉन को। क्लियर? नेक्स्ट प्लेसेंटा। अगला हम करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सीजनल कहलाता है, बहुत ज्यादा नहीं एसेंशियलिटी पे आता है, बट फिर भी HCG, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, HPL। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, बिल्कुल इजी है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बाहर की जो कोरियन होती है उससे ये सिक्रीट आउट करती है। यही है फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर यूरिन में HCG की अमाउंट दिखाई देती है इसका मतलब प्रेगनेंसी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि HCG बच्चे के जो बाहर वाली कवर होती है कोरियन वहां से रिलीज करती है और वो रिलीज करके यूरिन में आती है। जब हम टेस्ट करते हैं, दैट इज ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं यूरिन टेस्ट और उसमें जो लाइंस दिखाई देती हैं दैट लाइंस ऑफ HCG। प्रोजेस्ट्रॉन कंप्लीट प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने का काम प्रोजेस्ट्रॉन का है। रिलैक्सिन रिलीज एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पे ये रिलीज करती हैं और HPL हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे जो हमारी बॉडी में मेनली कहा जाता है हमारे ब्रेस्ट डेवलपमेंट को कंप्लीट कराती हैं, क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन इसी में होनी है, क्योंकि इसके बाद ऑक्सीटोसिन आ जाती है जो मिल्क की इजेक्शन कराती है। तो एक HPL जो ब्रेस्ट फॉर्मेशन कंप्लीट फॉर्मेट कराएगी। रिलैक्सिन इज रिलीज एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। प्रोजेस्ट्रॉन कंप्लीट हमारे प्रेगनेंसी को रेगुलेट करने का काम, और HCG फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो यूरिन में सबसे पहले बच्चे के बाहर की लेयर्स आती हैं। देन सब नोट और एक्स्ट्रा लास्ट पॉइंट्स में बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर में जो लास्ट पॉइंट्स आपकी आती हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहली, अगर आपसे कोई बोले हार्ट का हार्मोन, तो हार्ट का हार्मोन होता है ANF, दैट इज आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो सिंपल, इट हेल्प इन मेंटेनिंग, ये हमारा डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। वन वर्ड आंसर याद रखना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव करना है। सेकंड, अगर आपसे पूछे किडनी, बच्चे किडनी का हार्मोन कौन सा है, तो किडनी का हार्मोन दो है, वन इज नेम्ड एज रेनिन, मैंने पहले बता रखा है, डबल NIN लगा दिया तो वो चला गया एंजाइम्स में, सिंगल लगाया तो हार्मोन्स, या फिर इसका दूसरा फंक्शन है इरेथ्रोपायोटिन। इरेथ्रोपायोटिन नाम से ही पता है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ RBC, और रेनिन हमारा क्या करता है, इट रेगुलेट द फैक्टर ऑफ रास। जिन किसी को ये रास नहीं पता है, जब एक्सक्रीशन पढ़ाया जाएगा तब हम बताएंगे, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है।
नाम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसलिए क्योंकि ये एक्सक्रीशन में काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इसका मेन फंक्शन है फॉर यूरिन फॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर मेनली यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशंस, ये एल्डोस्टेरोन Na पॉजिटिव को रीअब्सॉर्ब कराने के लिए ये रास की मैकेनिज्म चलती है। ठीक है, ये तो हमारे एक्सक्रीटरी का फर्दर पार्ट आ गया। अब हम अभी मैंने कहा था ANF BP डिक्रीज कराएगा, इरेथ्रोपायटिन RBC की फॉर्मेशन, रेनिन की बात करते हैं, रेनिन रास का मैकेनिज्म करता है जो एक्सक्रीशन में चलेगा। अब बात आती है हमारे स्टमक की, अगर आपसे पूछें गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन का काम है इंक्रीज HCl। अगर आपसे गॉल ब्लैडर पूछ ले, गॉल ब्लैडर अगर आपसे पूछ ले दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन। इसके अलावा आपसे पैनक्रियाज का पूछ सकता है, पैनक्रियाटिक सिक्रीटिन, एंटीरोगैस्ट्रिन। देखो गैस्ट्रिन का जो अपोजिट है वो एंट्रोगेस्ट्रॉन है, ये HCl बढ़ाएगा तो ये उसको डिक्रीज कराएगा। इसके अलावा वाटर और बाइकार्बोनेट्स को मेंटेन कराने का काम इन बीच वालों का है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो इनहिबिट कराती है सिक्रीशंस को, अगर सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे कम कराने में हेल्प कराती है। एंड लास्ट इज मैकेनिज्म। दो बात याद रखनी है, अगर एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है और एक स्टेरॉयडिक होता है, प्रोटीनेशियस हमेशा विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स जाता है और स्टेरॉयडिक बिना रिसेप्टर के डायरेक्ट अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। फिर से देख लो, प्रोटीनेशियस टारगेट ऑर्गन के पास जाने के लिए रिसेप्टर्स, फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, थर्ड मैसेंजर। पहला मैसेंजर खुद हार्मोन्स होता है, सेकंड मैसेंजर हमारा साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है और थर्ड मैसेंजर कैल्शियम होता है। फर्स्ट मैसेंजर इज हार्मोन, सेकंड मैसेंजर इज कैल्शियम में CAMP का पूरा नाम साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एंड लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम होता है थर्ड मैसेंजर। तब ये किसी टारगेट रिसेप्टर्स पे मैसेज देता है, फिर ये रिसेप्टर्स वहां पे मैसेंजर्स होते हैं वो लेके अंदर जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई स्टेरॉयडिक हार्मोन है, फॉर एग्जांपल ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन आया, तो उसको अंदर आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री कर सकता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी मैसेंजर्स। क्लियर है? इस तरह से हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में सुप्रीम कमांडर, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। पिट्यूटरी में आपने टोटल 9 हार्मोन्स कंप्लीट किए हैं। पीनियल ग्लैंड आती है, पीनियल में एक सेरोटोनिन और दूसरा मेलाटोनिन विच मेनली प्रोवाइड रिदम। नेक्स्ट आता है थायराइड, थायराइड में थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन दोनों किया है। थायरोक्सिन अगर हम पढ़ते हैं तो टायरोसिन अमीनो एसिड प्लस आपका आता है नेक्स्ट आयोडीन, दोनों की कॉम्बिनेशन से थायरोक्सिन बनता है। ये पॉलीमॉर्फिक होता है, हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है। फंक्शन में कैलोरोजेनिक इफेक्ट आता है, BMR रेगुलेट करता है और हमारी मेटाबॉलिज्म, सबसे मेन फंक्शन अगर आपसे पूछे तो मेटामॉर्फोसिस भी ये कराते हैं। इसके अलावा पैराथार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक होता है। देन एड्रिनल थाइमस ग्लैंड आता है, बुक के हिसाब से थाइमस है। थाइमस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अ सिंगल हार्मोन थाइमोसिन, जिससे B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, मेन इज T लिम्फोसाइट, सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और इसके दूसरा एग्जाम्पल में आता है AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, या फिर NCERT ने ह्यूमोरल इम्यूनिटी लिखा हुआ है। जस्ट इसके बाद आप क्लिक ऑन करेंगे तो आएगा एड्रिनल ग्लैंड। पहले मेडुला है, फिर कॉर्टेक्स है। मेडुला आपको बताया था 3F फैक्टर और कॉर्टेक्स 4S प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज पे आते हैं। पैनक्रियाज में अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल, देन पॉलीपेप्टाइडिक, इंसुलिन और ग्लूकागन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। अगर इंसुलिन की सिक्रीशन कम होती है तो डायबिटीज और ज्यादा होती है तो स्ट्रोक लगेगा। क्लियर आ गया? इसके बाद आज हमने पढ़ा है थायराइड, लेकिन अगर बुक से आगे बढ़ते हैं तो पैनक्रियाज के बाद गोनैड्स दे रखा है। मेल का टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटल HCG, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, HPL आ जाएगा।
देन ANF इज आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर हार्ट का। सेकेंड किडनी का आता है, देन स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब पैनक्रियाटिक के लिए बात करेंगे, और गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। लास्ट में मैकेनिज्म दे रखी है, जब आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो जो मैंने बताया एज इट इज लिखा है बच्चे, कुछ भी अलग नहीं है। इसका मतलब आज आपका ये केमिकल कोऑर्डिनेशन 100% खत्म होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसको आज आप कंप्लीट करेंगे और प्लस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की रीड करने के बाद ही हम अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू।